Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये वर्डिंग्स यही बोलती हैं कि सक्सेस के पीछे भागना इतना आसान या ज़रूरी नहीं होता। इतना अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, बी इट एक्सपीरियंसेस से, नॉलेज से, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करने के बाद फेल होने से एक वैल्यू आपकी लाइफ में आती है, और वही वैल्यू जो आपकी लाइफ में इंक्लूड होती है, वही वैल्यू आपके आसपास वाले लोग करना शुरू करते हैं तब, एंड वही वैल्यू जो है वो आपको अमीर बनाती है रादर देन अगर आप पैसे के पीछे भागते हो। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए, बट ओवरऑल आप अगर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करोगे ना, तो आफ्टर यू गेट मनी ऑल्सो ना, एट द एंड यू जस्ट थिंक कि हाँ वो वैल्यू जो है ना लाइफ में वो पीस एंड शांति से ही होती है, और वो वैल्यू आपको तभी मिलती है जब व्हेन यू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। ठीक है, कि सभी ये बोलते हैं कि पैसा तो आता है जाता रहता है, बट आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस हमेशा से आपके साथ रहता है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो वही वैल्यू आप अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, एंड आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है, वही वैल्यू आप उसी की लाइफ में भी ऐड कीजिए। ठीक है, ताकि आपका ओपिनियन मैटर करे एंड किसी को सही दिशा में बता पाओ चीज़ें कि क्या कैसे करना है कैसे नहीं, जस्ट बिकॉज आप उसी एक्सपीरियंस से निकले एंड सेम गलती सामने वाला इंसान ना करे, तो उसकी बेसिस पे भी आप उसको हेल्प आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैलिशियस चीज़ें जो हैं या जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उनको इग्नोर कर दो। ठीक है, हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम जनरली बोलते हैं नीति नीति। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई जस्ट हर्ड इट रिसेंटली। ठीक है, कि कोई भी गलत थॉट या नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है ना, आपको सिर्फ ये 2 वर्ड्स बोलने हैं, नीति नीति, तो दैट थॉट विल गो अवे। ठीक है, वो गलत थॉट जो है आपकी लाइफ में चला जाएगा, क्योंकि वो 2 सेकंड की बात होती है कि आपके दिमाग में वो एग्जीक्यूशन करने से पहले कोई गलत चीज़ अगर आती है, अगर आप ये 2 वर्ड्स बोल दोगे ना, तो एक सिंपल सा आइडिया कि वो जो 2 सेकंड का टाइम वो एक गलत थॉट ने, नेगेटिव थॉट ने लेना था, अब वो नीति नीति से वो चला जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा आइडिया था। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रख पाओगे एंड नई नई चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। ठीक है, तो फोकस अपने आप से ही होना चाहिए, कंपटीशन बाकियों से तो है ही है, बट फर्स्ट कंपटीशन आपका खुद से होना चाहिए कि पिछली बार क्या किया था उससे बेटर इस बार क्या करना है ना। तो चलो आज की न्यूज में मेजर देखते हैं कि ऑपरेशन सागर बंधु क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। एंड हाई जीडीपी ग्रोथ इस बार देखने को मिल रही है, एंड क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस हाई जीडीपी ग्रोथ वाले इशू को लेकर, कि क्या ये डेटा जो है वो इनकम्प्लीट है, ये क्या इसके अंदर जो ऐसे शॉर्टफॉल्स या शॉर्ट कमिंग्स देखने को मिल रही हैं, एंड हंगरी ने क्यों डिफाई किया है यूरोपियन यूनियन एंड नेटो को ऑल टुगेदर, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन एक्स्ट्रा न्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जीक्यूशन ऑफ 2 पैलेस्टीनियंस पे। अब यूनाइटेड नेशंस ने वॉर क्राइम्स को लेकर स्पेसिफिकली क्या चीजें बोली हैं, इंडिया का सीपीआई बास्केट जो है वो कैसे है, एंड कंपैरिजन उसका डिफरेंट नेशंस के साथ यहाँ पर आर्टिकल आया है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एंड डिपॉजिट ग्रोथ व्हेन इट कम्स टू बैंक्स, एंड स्पेसिफिकली जो हमारे पब्लिक बैंक्स हैं, क्या ऐसा रीजन है उसके पीछे। वेनेजुएला का एंटी ड्रग ऑपरेशंस फाइनली अब यूएसए की तरफ से लैंड के ऊपर भी होने जा रहा है। ठीक है, रशिया ने बैन किया ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप को, क्या उसका असर हो सकता है, सब डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल आउटले ऑफ द स्टेट्स जो है वो ग्रो करेगा बाय 4 to 6%, ये क्रिसिल ने स्पेसिफिकली बोला है इंडियन स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, उसको भी रिसेंटली यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल। सर्वेलेंस क्यों होनी चाहिए म्यांमार इलेक्शंस की, यूनाइटेड नेशंस ने ये चीज़ बोली है। आरबीआई ने नॉर्म्स बनाए हैं, रिलीज किए हैं डिजिटल बैंकिंग की चैनल्स को लेकर, गाइडलाइंस को लेकर फॉर स्पेसिफिकली फॉर द बैंक्स। अब एज ग्रुप के बेसिस पे चीज़ें जो है बनाई जाएंगी या बताई जा रही हैं, एंड यू बीइंग अ नॉर्मल पर्सन ऑल्सो, जैसे पर्सन ऑफ वैल्यू बनना चाहते हो तो जो आपके आसपास बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2001 में लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद आप देखोगे कि 2025 में फ्लीट रिव्यू हो रहा है। फर्टिलिटी केयर मस्ट बी सेफर एंड चीपर, WHO ने ये स्टेटमेंट दी है। एंड डिले इन समुद्रयान मिशन क्यों हो रहा है, ये डिले इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया यूएस की डील फॉर सी हॉक्स अमिड 50% टैरिफ्स, क्या वैल्यू रखती है ये, एंड क्या इसके पीछे का रीजन हो सकता है। एंड इंडिया नोज हाउ टू मेंटेन पीस, प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट आई है, किस कॉन्टेक्स्ट में आई है उसको भी डिस्कस करेंगे। हो की जगह इसको हाउ यहाँ पर लिख किया। ठीक है, देन इंडिया टू एक्वायर S-500, तो अभी रशिया
से व्लादिमीर पुतिन ने 4 और 5 दिसंबर के लिए इंडिया आना है, उससे पहले क्या क्या चीजें और डिस्कस होने के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर भी आइडिया डाल सकते हैं। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे द हिंदू से ही, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रिलेटेड है उनको भी डिस्कस करेंगे फॉर द डेट ऑफ 29 नवंबर 2025। कि आज के जो करंट अफेयर्स है ना, मैं आपको जनरली बताना चाहती हूँ, वो थोड़ा सा हम रैपिडली कवर करना चाहते हैं, क्योंकि मेजर आपका जो फैक्चुअल डेटा है वो ज्यादा नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन को स्टोरी की तरह पढ़ना है, एंड जस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें जो है वो किस तरीके से चल रही हैं फिलहाल। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे पहली न्यूज डिस्कस करते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने स्लैम किया है एग्जीक्यूशन ऑफ 2 पैलेस्टीनियंस इन वेस्ट बैंक जेनिन। तो कल हमने ये न्यूज डिस्कस की थी कि नॉर्दर्न वेस्ट बैंक वाले रीजन के अंदर इजरायली जो फोर्सेज है वो अभी भी एक्टिव है ना, जब हमने लेबनान की भी बात की थी नेक्स्ट डे पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे फायरिंग के चक्कर में यही चीज बोली जा रही थी। कल तो हमने बोला कि हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर अटैक जो हो रहे हैं किए जा रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि टेररिस्ट कैंप्स को यहाँ पर अंडर द कंट्रोल या फिर उसको खत्म करने के लिए जो इजरायली आर्मी काम कर रही है। उससे एक दिन पहले अब नॉर्दर्न वेस्ट बैंक वाले रीजन के अंदर आप देखोगे कि वहां पर जब इजरायली जो आर्मी है अटैक कर रही थी, वो इसी बेसिस पे कर रहे थे कि वहां पर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी अगर होती है जो कि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इजराइल को हैम्पर करती है, तो उसी के बेसिस पे डिसीजन ये लिया जा रहा है। तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये न्यूज आपको ये बता रही है कि नॉर्दर्न वेस्ट बैंक वाले रीजन के अंदर 2 ऐसे मासूम लोग जो कि पैलेस्टीनियन थे उनको भी यहाँ पर मारा गया है। नॉर्दर्न वेस्ट बैंक की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, जेनिन रीजन के अंदर। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस एक्टिवली पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर कड़ी निंदा की है, ठीक है, एंड इसे क्या किया गया है, इसे एज अ वॉर क्राइम घोषित किया गया है। एंड उन्होंने बोला है कि जो भी व्यक्ति ने ये चीज को किया है, कैरी आउट किया है इस प्रोसेस को, उनको स्ट्रिक्टली यहाँ पर पनिशमेंट देनी चाहिए, पनिशमेंट किया जाना चाहिए, किससे, विद एग्जीक्यूशन, एंड उनको अब किया जाए ट्रीट अंडर, यानी कि उनको उनका जो केस है अगर वो एज अ वॉर क्राइम यहाँ पर रजिस्टर किया जाए। तो ये सिंपल सी न्यूज थी। तो वॉर क्राइम से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कंसिडर द फॉलोइंग। यूनाइटेड नेशंस वॉर क्राइम कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1943। सेकंड, वॉर क्राइम्स आर दोज वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ दैट इनकर इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस वॉर क्राइम्स कमीशन जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1943। तो आइडिया बिहाइंड दैट वाज कि वॉर क्राइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी खत्म हुई थी, दूसरी चल रही थी, 45 के अंदर खत्म हुई है ना। तो वॉर क्राइम्स को लेकर यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखोगे कि हिटलर हो गए, तो बहुत ज्यादा फेमस थे वो। तो अब वॉर क्राइम कमीशन जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया इन द ईयर ऑफ 1943, बट सर्टन डिस्क्रिपेंसीज वर सीन, जिसके बाद 1948 के अंदर इसे बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल रहा ओनली फॉर 5 years। सो अब इस वजह से अगर आप देखोगे कि पहले स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है कि वॉर क्राइम्स जो है ऐसी वायलेशंस है ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, यानी कि कोई भी ट्रीटी की या इंटरनेशनल लॉ की ये वो वायलेशन है जो कि अब इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकर करती है अंडर द इंटरनेशनल लॉ। तो अब इस चीज को कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि अब आप देखो यही न्यूज जो है मैंने आपको बताई, उसके केस में यहाँ पे यूएन ने यही बोला ना कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने ये वॉर क्राइम को कमिट किया है। तो अब यहाँ पर इजराइल के ऊपर तो टोटली आप यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं लगा सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि उस व्यक्ति की जिसने ये वॉर क्राइम को कमिट किया है, जानबूझ के किया है, उनके ऊपर यहाँ पर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उनको चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम में, यूनाइटेड नेशंस की ही वेबसाइट से मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि वॉर क्राइम्स वो वायलेशन होती है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की दैट इनकर इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल लॉ के अंडर। एज अ रिजल्ट, इन कॉन्ट्रास्ट टू क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स मस्ट always take place in the context of an armed conflict, either international और नॉन इंटरनेशनल। तो दो इसके स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, कंटेक्चुअल एलिमेंट जो कि कंडक्ट किस तरीके से यहाँ पर कॉज किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कंडक्ट किया गया है, एंड उसकी एसोसिएशन नेशनल और इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के साथ क्या थी। तो इस टाइम पे इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर गाजा और पैलेस्टीन की लड़ाई ऑलरेडी चल रही है यहाँ पर। देन मेंटल एलिमेंट क्या है कि इंटेंट एंड नॉलेज बोथ विद रिगार्ड्स टू इंडिविजुअल एक्ट एंड कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट के, मतलब यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो ये एक्ट कंडक्ट किया गया है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, क्या उसके पीछे का रीजन हो सकता है कि वो इजीली जस्टिफाई किया जा रहा है। इंटेंट मतलब आपने वो चीज की है तो वो क्यों की है, उसके पीछे का कारण क्या है, मोटिव क्या है, उस चीज को पता होना आपको चाहिए। तो ये दो मेन एलिमेंट्स हैं यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू वॉर क्राइम्स।
देन आपको ये जो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे यूनाइटेड नेशंस वॉर क्राइम्स कमीशन के बारे में बता दिया, 1948 तक ही एप्लीकेबल रहा। देन इंडिया सीपीआई बास्केट हैवी ऑन ग्रोसरीज। सो अब क्या है कि इंडिया की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसके बारे में हम रिपीटेडली ये चीज को डिस्कस करते रहते हैं कि उसके अंदर चेंजेस लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर्स का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। बट अगर हम कंपेयर करें इसको मेजरली साउथ एशियन नेशंस या एशियन नेशंस या डेवलपिंग नेशंस एंड विद दैट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस, तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पर समझ में आती हैं। पहले तो कंपैरिजन उन्होंने किया यूएसए के साथ कि इंडिया की जो अब आप कह सकते हो कि सीपीआई बास्केट है वो मेजरली उसमें मेजर चंक किसका आता है, दैट इज अ फूड, ठीक है, फूड आइटम्स का आता है। बट वेरएज अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे फूड आइटम सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आते हैं। मेजरली जो अमाउंट है सीपीआई का वो हाउसिंग में जाता है, ठीक है, कि वहां के लोग खाना इतना प्रेफर नहीं कर रहे, बट वो हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। वेराज अगर यहाँ पर उन्होंने चाइना, जापान, ब्राजील की भी बात की, तो इंडोनेशिया की भी बात की, तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखोगे कि उनका भी जो फूड का वेटेज है सीपीआई के अंदर वो ज्यादा है, ठीक है। बट अगर हम चाइना की, ब्राजील की बात करें या इंडोनेशिया की बात करें तो वो तो साउथ नेशंस है, साउथ एशियन नेशंस है और डेवलपिंग नेशंस है ना। तो यहाँ पर ये डेटा को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं अभी, ठीक है, और साउथ एशियन रीजन के अंदर फॉल करते हैं, तो वहाँ पर अब स्पेसिफिकली जो फूड प्रोडक्ट्स है उनका सीपीआई का जो डेटा है, जो वेटेज है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। बट सेकेंडली यहाँ पर जापान एक तरह से एक्सेप्शन की तरह प्रोवाइड करता है कि जापान तो डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पर तो अभी अगर आप देखोगे कि फिर भी जो फूड आइटम्स है उनका जो कॉन्टेक्स्ट है जो सीपीआई में है, अगर वेटेज की बात करें वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अब उन्होंने ये बोला, बट यहाँ पर डिफरेंस नज़र यही आता है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, इंडोनेशिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो खाना है वो नॉर्मल जैसे कि डायरेक्टली जो कि अब उपज होती है एग्रीकल्चर के थ्रू खाना होता है उसी को कंज्यूम किया जाता है। बट सीपीआई का डेटा विद रिस्पेक्ट टू जापान प्रोसेस्ड फूड के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस्ड फूड जो है वो बास्केट को ज्यादा इंक्लूड करते हैं। तो अब होम ट्रूथ्स की उन्होंने बात की कि हाउसिंग हैज द सेकंड लार्जेस्ट वेट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, सीपीआई के अंडर, बट यूएस की बास्केट में इट ऑक्यूपाइज द टॉप स्लॉट। मैं आपको बता चुकी हूँ हाई रेंटल्स इन द यूएस, एक रीजन यही है कि मेजरली जो कंज्यूमर पैटर्न्स है वो रहने के ऊपर ज्यादा खर्चा करना उन्हें पड़ता है। तो अब हाउसिंग का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मोर मॉडेस्ट है, दैट इज 16.91%, जो कि अलाइन करता है विद द वेट ऑफ दिस कैटेगरी इन अदर कंट्रीज सच एज कोरिया एंड ब्राजील। सेम ही कॉन्टेक्स्ट है कोरिया एंड ब्राजील में, आप एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चल सकते हो कि लो रेंटर्स जो कि टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के अंदर हैं, रूरल एरियाज के अंदर है, जॉइंट फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्फ ओन ड्वेलिंग्स हैं, कुड बी रिड्यूसिंग दिस एक्सपेंडिचर इन इंडिया। वेराज यूएसए के अंदर तो आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ती है ना, जैसे 18 ईयर्स का बच्चा हो रहा था तो पेरेंट्स उसको बोल देते हैं नाउ यू हैव टू लिव सेपरेटली, तो बाद में कहीं इनहेरिटेंस का पॉइंट आता है, तो इसी वजह से जो व्यक्ति को खुद से डिपेंडेंस यहाँ पर खुद से लेकर आनी पड़ती है, इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर हम इंडियन फैमिलीज की बात करें, जॉइंट फैमिली कल्चर है, बच्चा 35 साल का 40 साल का हो गया, फैमिली के साथ ही रहता है ना, तो ये सारी चीजें प्रोमिनेंट है ही है। इससे क्या हो रहा है, खर्चा तो कम हो रहा है ना। सीपीआई के अंदर अगर आप देखोगे तो हाउसिंग सेक्टर जो है एक तरह से प्रायोरिटी यहाँ पर नजर नहीं आती है, ठीक है। सो जो अब वेट ऑफ ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन की बात करें, लोएस्ट है इंडिया के अंदर 8.59%। दिस कुड बी कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ बाइसिकल्स यहाँ पर होती है, टू व्हीलर ज्यादा यूज किए जाते हैं, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बसेस और सबर्बन ट्रेन को यूज करती हैं घर लेकर जाने के लिए, घर मतलब घर से ऑफिस या ऑफिस से घर जाने के लिए, ठीक है, कम्यूट करने के लिए बेसिकली। तो ये आपका सिंपल सी न्यूज थी। तो अब क्वेश्चन क्या है, अब हम WPI के बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे। WPI की भी अपनी बास्केट एंड वेटेजेस होती हैं, तो लास्ट 6 मंथ्स का एक एवरेज निकलता है। जब मैंने आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे WPI के बारे में बताया था, इफ यू आर फॉलोइंग द लेक्चर्स, तो उस टाइम पे हमने 6 मंथ्स की भी यहाँ पर बात नहीं की थी वैसे तो, बट उसी के जस्ट कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट पेज पे जो रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश हुई थी मॉस्पी के द्वारा, उसके अंदर यही दिया गया था कि 6 मंथ्स का जो आपका आप कह सकते हो एवरेज बेसिस पे जो WPI निकलता है उसका डेटा है, उसकी वेटेजेस क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा बेस्ड ऑन WPI बास्केट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, crude petroleum. Arrange the above data in ascending order as per their weights in the WPI basket. Ascending order की बात हो रही है तो छोटे से कम, सॉरी छोटे से ज्यादा। The correct answer is ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, 3241, ठीक है। 3 दैट इज ऑयल सीड्स एंड देन वेजिटेबल्स। ऑयल सीड यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं 1.12, देन वेजिटेबल्स हमें नजर आ रही हैं समवट यहाँ पर कहीं पे 1.87, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 इज क्रूड पेट्रोलियम एंड देन सीरियल्स। देन क्रूड पेट्रोलियम की अगर हम बात करें 1.95, ठीक है, एंड उसके बाद सीरियल्स की बात करें तो 2.82, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। देन डिपॉजिट ग्रोथ इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स स्लोज टू 9.9%। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
कि जो लोग हैं, मैंने आपको बोला कि मार्केट वॉलेटिलिटी के चक्कर में क्या हो रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सेव कर रहे हैं। अब सेव करने के लिए इसका पैटर्न एक्स्ट्रा और एडिशनली लगा सकते हो इस चीज से कि जो सेविंग्स है ना वो लोग कर भी रहे हैं किसमें, प्राइवेट बैंक्स के अंदर। ठीक है, क्यों ये चीज कैसे पता लगती है हमें कि यही डेटा बताता है हाँ कि ग्रोथ हुई है डिपॉजिट्स के अंदर, नंबर ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर, प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर वो ज्यादातर देखने को मिला है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है टू कंटिन्यू टू ग्रो देयर डिपॉजिट एट अ फास्टर पेस ऑफ 10% कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कि पब्लिक सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है बैंक्स, उनके ऊपर रिलाई कर रही है जनता फॉर इन्वेस्टिंग देयर सेविंग्स। ठीक है, या डिपॉजिट करने के लिए अपनी सेविंग्स। वेराज अगर हम ग्रोथ डिपॉजिट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की देखें जो कि पब्लिक बैंक्स हैं, वो बढ़े जरूर बट एट 9.9% इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर अगेंस्ट द सेम क्वार्टर इन द अगेंस्ट द सेम क्वार्टर अ ईयर अगो। ठीक है, तो ये जो थर्ड क्वार्टर या सेकेंड क्वार्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो सेकेंड क्वार्टर ही होगा कि सेकेंड क्वार्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो अब इसी क्वार्टर को लास्ट सेम टाइमिंग के क्वार्टर 2 से अगर हम कंपेयर करें तो एक साल के पीछे के डेटा के बेसिस पे देखा जा रहा है तो 9.9% से सेक्टर्स ग्रो किया है। एंड बेसिक जो स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके बेसिस पे डेटा निकला है, और जो ग्रोथ रेट इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 ओवरऑल 11.7% थी। तो डिपॉजिट्स बढ़े हैं स्लोएस्ट पेस पे इन 7 क्वार्टर्स सिंस जून 2024। रीजन इसके पीछे का क्या हो सकता है? एक तो सबसे पहली बात है कि सरकारी बैंक है ना, सरकारी बैंक में लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि जो अब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जनरली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप देखोगे कि जो प्राइवेट सेक्टर के आपके बैंक्स हैं, ठीक है, कि अब आपके पास एप्लीकेशंस अगर सपोज कीजिए बनाई जाती हैं तो सर्विसेज जो है एप्लीकेशंस के ऊपर इजीली एक्सेसिबल होती हैं किसके, प्राइवेट बैंक्स के, एज कम्पेयर टू द पब्लिक बैंक्स, है ना। तो जो प्राइवेट सेक्टर की एप्स होती हैं या वेबसाइट्स होती है वो बेटर है, तो आप कोई भी सर्विस को इजीली अवेल कर पाते हो, कहीं पे भी ब्रांच में जाने की कई बार जरूरत भी नहीं पड़ती। वैराज अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करो तो बहुत ज़्यादा उनका वो होता है कि इधर जाइए, आप इस डेस्क पे जाइए, आप इस डेस्क पे जाइए, तो ये पब्लिक डीलिंग की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर अब देखोगे कि ऑफर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा बेटर दे पा रहे हैं एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो इस वजह से थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है। क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी। कैनरा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, यूको बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, विच ऑफ द अबव बैंक्स आर नॉट पब्लिक शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, कौन या तो प्राइवेट या फॉरेन शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। 1 and 3 only, 2 and 4 only, 3 and 5 only, D 5 only. Sorry. So the correct answer is option number B. ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे 2 and 4 ऑप्शन आता है। 2 and 4 में सिटी यूनियन बैंक एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दोनों यहाँ पर आप देखोगे तो फॉरेन बैंक्स हैं। फॉरेन बैंक्स में क्या, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो आपको जनरली फॉरेन यहाँ पर प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपका फॉरेन बैंक के अंदर आता है, एंड जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिटी यूनियन बैंक की तो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों आप कह सकते हो कि एक फॉरेन बैंक है और एक प्राइवेट सेक्टर के अंडर फॉल करता है, बट है दोनों ही शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, देन इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सागर बंधु टू प्रोवाइड रिलीफ सप्लाईज टू श्रीलंका। तो अभी हमें पता है कि रिसेंटली जो अब हमारे पास साइक्लोन जो है बहुत इजीली बढ़ते जा रहे हैं, डाउनफॉल उसका भी रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर भी होना था, है ना। तो अब साइक्लोन का क्या नाम था, हम रिसेंटली डिस्कस कर चुके हैं 2 या 3 साइक्लोन्स के बारे में, हम दोनों तीनों का नाम मुझे यहाँ पे बताइए। ठीक है, तो साइक्लोन से अब ग्रस्त श्रीलंका वाला कोस्ट भी वहाँ पर हैम्पर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमीडिएट डाउनफॉल की वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो अब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वहाँ की नेवी ने कि इंडियन नेवी जो है उनकी हेल्प करे, क्योंकि ऑलरेडी एक मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से इंडियन नेवी वहाँ पर प्रेजेंट थी श्रीलंका के कोस्ट के पास में। तो उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि जो इंडियन साइड से रिलीफ या एड की रिक्वायरमेंट उनको है, तो इंडिया ने क्या किया, अंडर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या जिसको हम विजन महासागर बोलते हैं, उसके अंडर रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए बात की है। एंड 2 इंडिजिनस आप कह सकते हो शिप्स, जिसमें एक फ्रिगेट है और एक शिप है, दैट इज INS विक्रांत एंड फ्रंटलाइन शिप INS उदयगिरी, इन दोनों को भेजा गया रिलीफ लेकर जाने के लिए, रिलीफ में असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जानी है उसको लेकर जाने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपकी न्यूज़ थी। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ऑपरेशन करुणा अफगानिस्तान, ऑपरेशन दोस्त म्यांमार, ऑपरेशन देवी शक्ति सीरिया, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कि ऑपरेशन दोस्त की अगर हम बात करें, रिलीफ किसके लिए, टर्की एंड सीरिया के लिए था। ऑपरेशन हमारे पास देन था देवी शक्ति। ठीक है,
अफगानिस्तान में इवैक्यूएशन की बात की जा रही है। एंड थर्ड हमारे पास क्या था, ऑपरेशन करुणा, ठीक है। ऑपरेशन करुणा जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस म्यांमार के लिए दी गई थी आफ्टर साइक्लोन मोका, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। व्हेन हंगरी पीएम डिफाइज यूरोपियन यूनियन प्रोमिसेस पुतिन टू कीप बाइंग रशियन ऑयल। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि रशिया से ऑयल परचेज करने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद लगी हुई थी, तो यूरोपियन यूनियन ने भी क्या किया था, स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को निकाल दिया था। ये चीज हम रिपीटेडली पढ़ते भी हैं, है ना। तो एंड यूरोपियन यूनियन ने ऑल टुगेदर क्या किया था कि रशिया का पैसा अपने पास तो रोक ही लिया था, बट यूरोपियन यूनियन काफी ज्यादा ऐसा रशियन ऑयल पाइपलाइंस के थ्रू अगर आप देखोगे वो भी रशिया से लिया करता था, जिसको बंद कर दिया गया आफ्टर द यूक्रेन एंड रशिया वॉर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर अभी आप देखोगे कि यूक्रेन के साथ जो वॉर है ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म होने के चांसेस दिखते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यूक्रेन के वो जो ट्रम्प का प्रपोज प्लान है उसके ऊपर 28 या 29 आज है, कल में उनको रिप्लाई देना था, ठीक है। डेडलाइन जो है अब जेलेंस्की को दी गई थी जो ट्रम्प के द्वारा, उसके अकॉर्डिंगली अभी डिसीजन क्या आएगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। बट उसके अंदर ही अगर आप देखो कि कोई ऐसे सिंगल मेंबर जो कि अब हंगरी है, यूरोपियन यूनियन का यहाँ पर मेंबर है, ठीक है। एंड आप कहोगे कि नेटो भी मेंबर है, ये नेटो कंट्री भी है, ये नेटो एंड यूरोपियन यूनियन दोनों ही कंट्रीज हैं, ये हंगरी जो है दोनों का ही मेंबर है। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे ये बात कि उसकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आना कि उन्होंने बोला कि यूरोपियन यूनियन एज अ होल या नेटो एज अ होल आपके अगेंस्ट जैसा मर्जी हो, बट हमें चीपेस्ट प्राइस पे जहां पर ऑयल प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से हम लेने के लिए तैयार है, एंड वी आर बाउंड बाय इट, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती कि हम किसी और नेशन से यहाँ पर नहीं लेंगे तेल को, क्योंकि जो हमारी गैस इंपोर्ट्स हैं या जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट्स है सबसे सस्ते रेट पे हमें रशिया से ही मिल रही हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जो वहाँ पे आप कह सकते हो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, विक्टर ऑर्बन की जब हम बात कर रहे हैं, उनका भी इलेक्शन जो है नेक्स्ट ईयर के लिए ड्यू है, आप कह सकते हो कि री इलेक्शंस वहाँ पर होने हैं। तो उसी बेसिस पे हंगरी जो है एक बैलेंस पोजीशन को अप्रोच लेकर चल रहा है, उनकी अकॉर्डिंगली उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है बीइंग अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड नेटो, बट उनको अपनी खुद की इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना है। तो हंगरी ने क्या कहा है कि हम रशिया से ही तेल को इम्पोर्ट करेंगे। तो एक तरह से ये बगावत करने वाली बात हो जाती है यूरोपियन यूनियन और नेटो नेशन से, आने वाले टाइम में वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, सिंपल से आपकी ये न्यूज़ है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, आयरलैंड, एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, लातविया, नॉर्वे, ग्रीस, विच ऑफ द नेशंस अबव आर बोथ द मेंबर्स ऑफ नेटो एंड द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे नेशंस हैं जो नेटो और यूरोपियन यूनियन दोनों के ही मेंबर्स हैं। 135, 246, 124, 235। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कि हमारे पास जो है एस्टोनिया की बात करें, लातविया की बात करें या ग्रीस की बात करें, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया एंड देन ग्रीस, ठीक है। ये तीनों के तीनों मेंबर्स जो है वो यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, वो नेटो का भी पार्ट है। तो एक लिस्ट है ऐसी कंट्रीज की आपको दे दी गई है जो दोनों ही यूरोपियन यूनियन एज वेल एज नेटो का पार्ट है। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि देयर आर चांसेस में भी आपसे पूछ लिया जा सके, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है व्यक्ति यूरोपियन यूनियन के बीच में एंड नेटो के बीच में, दोनों को अगर मिक्स कर दो यहाँ पर तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप गलत कर दोगे इस क्वेश्चन को। देन वेनेजुएला एंटी ड्रग ऑपरेशंस बाय लैंड टू बिगिन सून, ट्रम्प। तो अब क्या है कि हमें पता है कि कार्टल्स को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, कि वेनेजुएला से काफ़ी ज़्यादा एक तो वैसे भी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है, रिलेशन पहले से ही अच्छे नहीं है, टैरिफ्स लगाए गए हैं, ठीक है। बट उसके अलावा भी अगर आप देखो कि वेनेजुएला जो है सोवियत यानी कि रशिया को ज़्यादातर से आप कह सकते हो सपोर्ट करता है। तो अब ये जो कार्टल्स चल रहे हैं, ठीक है, कार्टल्स को या ड्रग ट्रैफिकिंग को या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अब ट्रम्प ने बोला था कि हमने एट सी लेवल एंड वेनेजुएला के आसपास जो है वो अब क्या किया है, इन कार्टल्स को ख़त्म करना शुरू किया है, ठीक है, कि ऐसे अगर ज़रूरत पड़ी तो लैंड वाले रीजन पे भी हम इस प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे। तो अब उसी प्रोसेस के बेसिस पे आप देखोगे कि ये स्टेटमेंट थी 1-2 हफ्ते पहले की, बट अब जो है ऑन लैंड ये प्रोसेस को शुरू किए जाने की बात की जा रही है। ट्रम्प के द्वारा ये चीज़ बोल दी गई है कि अब जो ऑपरेशन है इसको सर्दर्न स्पीयर के नाम से बोला जाएगा। अब जहां पर लार्ज मिलिट्री बिल्डअप ऑलरेडी कैरिबियन के अंदर भेजी जा चुकी है एंड एफर्ट्स जो है टू होल्ड वेनेजुएलन ड्रग ट्रैफिकिंग बाय लैंड वुड बिगिन वेरी सून, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है, टेंशंस हो रही हैं बिल्ड वापस से वेनेजुएला और यूएसए के द्वारा, ठीक है, एंड एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यूएस ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाएगा टू मार्क द थैंक्सगिविंग हॉलीडे एंड जो डिप्लॉयमेंट है उसी के बेसिस पे यहाँ पर की जा रही है। दिस इज नॉट अ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि वेनेजुएला के लैंड पे यूएस आर्मी यहाँ पर घुस जाए, ठीक है। तो ट्रैफिकिंग ड्रग्स इन इंटरनेशनल वाटर्स विदाउट ऑफरिंग एविडेंस टू बैकअप इट्स क्लेम। तो उनका बेसिक आइडिया यही है कि एक सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स उन्होंने जो कैरी आउट की है वो सिर्फ एक क्लेम है,
कोई भी प्रूफ उसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो दैट मीन्स कि दे आर डूइंग इट इंटेंशनली, ठीक है, ये वेनेजुएला ने कहा था। देन रशिया बैन्स ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप। ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप जो है अब वो क्या है, ठीक है, अब वो अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशंस का की लिस्ट में उसको डाल दिया गया है रशिया के अंदर। क्यों? क्योंकि अब अगर आप देखोगे ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप जो है वो यूएसए के द्वारा फंडेड है, हेवीली फंडेड है, मेजर स्टेक्स जो है वो वॉच ग्रुप के किसके पास है, यूएसए के पास ही है। तो अब मे बी चांसेस ऑफ स्पाइंग कुछ हुआ होगा इंटरनली, मुझे नहीं पता, बट इनको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो उसके बाद से अब रशिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या उनको सपोर्ट कर रहा है या इसके अंदर जॉब भी कर रहा है, उनको भी आप देखोगे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है रशिया के अंदर, ठीक है। तो रशिया डिड नॉट गिव अ रीजन फॉर द डिसीजन। HRW was forced to shutter its offices in Russia in 2022। उसके बाद ये अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है 2 या 3 साल बाद उसके, ठीक है। तो अब ह्यूमन राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स वॉच इन्वेस्टिगेट करता है, पब्लिश करता है रिपोर्ट्स को, अब्यूजेस को, जो भी मिलिट्रीज अब करती हैं लोगों के ऊपर अत्याचार करती हैं, सरकार अराउंड द वर्ल्ड करती है, ये उसको पब्लिश करता है, उस पर रिसर्च करता है। एंड इसी स्पेसिफिक ग्रुप ने अक्यूज किया था रशियन मिलिट्री को ऑफ कैरिंग आउट अ लिटनी ऑफ वायलेशन अ चार्ज मॉस्को डिनाइज, ठीक है। लिटनी ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब कहने का कि बहुत सारे इन्होंने अत्याचार किए, कहाँ पे, यूक्रेन के साथ जब वॉर चल रही थी, ठीक है, तो उन्होंने पब्लिश किया एंड इसको सिरे से नकार दिया रशिया ने, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इसको अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। देन कैपिटल आउटले ऑफ स्टेट्स टू ग्रो 4 to 6% दिस फिस्कल, ठीक है, कि इस साल में क्रिसिल ने बोला है 4 से 6% की स्लोड ग्रोथ पे यहाँ पर स्टेट्स को ग्रो करने को देखने को मिलेगा। एंड यही एक्सपेक्टेशन है कि फिस्कल जो है 7.4 to 7.5 लाख करोड़ रुपीज ही बढ़ेगी, जो कि पिछले साल के बेसिस पे 7% ग्रोथ थी, अब 4 से 6 के बीच में ही एक्सपेक्टेड है। एंड अगर आप देखोगे डेकेडल लेवल पे एवरेज 11% होनी चाहिए थी, बट उसमें भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। एंड इसी वजह से क्यों, क्योंकि रेवेन्यू के जो डेफिसिट लिमिट्स हैं उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी हम अपना नहीं पा रहे। रेवेन्यू डेफिसिट क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है, सरकार खर्च रही है, तो डेट जो है वो सरकारों के बढ़ते जा रहे हैं, तो जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके ही होगी, अगर होगी तो, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउस होल्ड, अर्बन सेक्टर की डेवलपमेंट, इरिगेशन, ये अब की ड्राइवर्स ऑफ द कैपिटल आउटले होंगे, पैसा जहां पर सरकार खर्च करेगी। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट जो है वहां पर आप मॉडरेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सरकार या स्टेट्स पैसा खर्च सकती हैं, ठीक है। बट उन्होंने यही बोला कि हायर इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट को वाइडन कर देगा बाय 45 to 50%, कि ज़्यादा सरकार अगर पैसा खर्च देगी तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंक्रीज आप खर्चा कर रहे हो, उससे इतना ज़्यादा पैसा आपको वापस आ नहीं रहा, ऑलरेडी आपका डेट यहाँ पर चल रहा है, आप डेफिसिट में चल रहे हो, तो वो वाइडन कर देगी उसके आपको 45 to 50% टू 3 to 3.1 लाख करोड़ रुपीज दिस फिस्कल। तो ये अब लोअर फिस्कल स्पेस आपकी बोरोइंग कैपेसिटी को भी लिमिट कर देगी एंड कैरिंग आउट कैपेसिटी फॉर कैपिटल आउटलेज वो भी चांसेस कम है। मतलब कि अब आप डेट में ऑलरेडी हो, उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर फिर ज़्यादा डेट में आ गए, अब अगली बार अगर आप पैसा खर्चोगे तो आप लिमिटेड पैसे ही खर्चोगे, क्योंकि आपके पास तो ज़्यादा होगा नहीं। तो इस वजह से जो साइकिल है इसमें क्या है कि लीकेजेस होने की वजह से इवेंचुअली अगर आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट जीरो होने के चांसेस है। जीरो तो खैर नहीं होते कभी, बट जस्ट इकोनॉमिक्स में जब हम ये चीज़ को पढ़ते हैं हम यही बोलते हैं कि लीकेजेस ज़्यादा होने की वजह से आउटलेज जो है वो नंबर जो कम हो सकता है आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है वो कम होती जा रही है। देन यूएन वांट्स ऑन सर्विलेंस अहेड ऑफ म्यांमार इलेक्शन। तो म्यांमार के अंदर अगर आप देखोगे 2021 के अंदर एन सांग सू की, जो कि अब नोबेल प्राइज होल्डर भी हैं, उनकी गवर्नमेंट थी, ठीक है, अब उनको वहां से निकाल दिया गया, उनको जेल यहाँ पर कर दी गई है ना। तो अब मल्टीपल चीज़ें चल रही है, तो मिलिट्री कू जो है वहाँ पर हो रहा है। तो बट इलेक्शन जो है इस साल या नेक्स्ट ईयर के अंदर आप देखोगे अर्ली ईयर ऑफ 2026 के अंदर ड्यू है। तो क्या किया जा रहा है कि अब इंटरनेशनली ना आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करना है, दिस हैपेंड इवन इन रशिया ऑल्सो, कि कोई भी अगर व्यक्ति मिलिट्री कू के थ्रू या डिक्टेटरशिप को एग्जिस्ट कराना चाहता है, तो आजकल के टाइम में भी आप देखोगे कि वो डिक्टेटर क्या करेगा कि वो अपने सामने एक फेक ऑपोजिशन को खड़ा करता है, ठीक है, जस्ट टू शो टू द वर्ल्ड कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कि पता यही होता है कि उस व्यक्ति ने जीतना है, क्योंकि अगर वो नहीं जीतता है एंड वो हार जाता है तो सामने वाला कैंडिडेट जो है ऑटोमेटिकली उसे मार दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके का कुछ सिचुएशन यहाँ पर चल रहा है कि म्यांमार के अंदर भी कि कू होने के चांसेस है, बट अब इलेक्शन तो चांसेस क्या चल ही रहा है, तो अब जो इलेक्शन है वो भी सर पे खड़े हैं। बट अब जो दुनिया को दिखाने के लिए कि डेमोक्रेसी म्यांमार के अंदर एग्जिस्ट करती है, ताकि कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट यहाँ पर ना हो, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके कि म्यांमार जो है उसकी तो डिक्टेटरशिप वापस से शुरू हो गई है ना वहाँ पे, तो वो चीज़ ना हो। तो इसी वजह से अब क्या
किया जा रहा है कि वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो घर से भाग रहे हैं तो उन्हें वापस भेजा जा रहा है कि आप अपने गांव जाइए कि आप अपना काम छोड़िए, आपको वोट करने के लिए जाना ही पड़ेगा। एंड जो भी व्यक्ति जिस भी व्यक्ति को वोट कर रहा है वो कैमरा में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यही है, लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप मैक्सिमम वोट डालिए, ठीक है, कि हम जो है इलेक्शंस को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। ऑपोजिशन जो है अगेन फेक लेवल पे यहाँ पर खड़ी कर दी गई है ना। तो अब अगर ये वोट का राइट हमारे पास क्या होता है, सीक्रेसी का राइट होता है आपका, है ना, कि आप किसको वोट डाल रहे हो पता नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे सरकार जो है उस चीज़ को भी रिकॉर्ड करने वाली है। तो इसीलिए सरकार की इसी स्टेटमेंट की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है कि सर्विलेंस इसके ऊपर रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बद से बदतर हालात होने के चांसेस हो सकते हैं, सिंस जो मिलिट्री को भी चल रहा है, इतना ज़्यादा इंसर्जेंसी जो है वो म्यांमार के अंदर चल रही है। देन आरबीआई इशूज फाइनल नॉर्म्स फॉर डिजिटल बैंकिंग चैनल्स। तो अब यहाँ पे मैं आपको मेजरली चीज़ें बता देती हूँ कि क्या क्या है, कि अब सरकार जो है या इवन बैंकिंग फैसिलिटीज, जब आप या बैंक में कोई भी खाता खोलते हो कुछ भी होता है, तो जनरली देयर इज एन ऑप्शन दैट मस्ट बी गिवन टू यू कि आप एटीएम रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे बोला ही जाता है कि आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो है उसको ऑप्ट करना ही पड़ेगा, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेना ही पड़ेगा, इसके बगैर आप कोई ऑप्शन जो है अकाउंट खोलने की वो बाद आप नहीं कर सकते हो कुछ भी ऑप्ट, है ना। तो अब आरबीआई ने ये चीज़ बोली है कि सिंस हमारे जो यूजर्स हैं बैंकिंग फैसिलिटीज़ के, उसके अंदर सीनियर सिटीजन्स भी इंक्लूडेड हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग भी इंक्लूडेड हैं जिनको नहीं पता है कि डिजिटल टेक्निक्स कैसे चलती हैं। एंड इसी वजह से सिंस हम ज़बरदस्ती करते हैं उनके साथ कि इनको आपको खोलना ही पड़ेगा, मोबाइल बैंकिंग को ऑप्ट करना पड़ेगा, इंटरनेट बैंकिंग को ऑप्ट करना पड़ेगा, यही एक रीज़न है कि उनका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जिस्ट कर जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनके साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब हम ये ऑप्शन देंगे सबको कि कोई भी नया बैंक अकाउंट खुलवाता है या कोई भी खाता अगर खुलवाता है तो ऑप्शन दी जाएगी कि आपको ये ऑनलाइन अवेलेबिलिटी या सर्विसेज चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो वन ऑफ द रिकमेंडेशंस आरबीआई ने यही दी, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट रिस्क मिटिगेशन ऑप्शंस जो है इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज यहाँ पर होनी चाहिए, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ट्रांजैक्शन वाइज जो भी चीज़ है, कि अगर आप ये पॉसिबिलिटी खोल भी रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड कर भी रहे हो एंड ऑप्ट भी किया उस व्यक्ति ने कि उनको वो ऑन चाहिए, तो आपका फ़र्ज़ है बीइंग अ बैंकर कि आपको सारे के सारे जो रिस्क एसोसिएटेड है, क्या क्या बेसिस पे रिपोर्ट आपकी वीकली डेली बेसिस पे जाएगी, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या क्या जो मेल है, मैसेजेस है, किस तरीके से किस फॉर्मेट में जाएंगे, ताकि कल को अगर आपको किसी और फॉर्मेट में किसी और चीज़ से दिक्कत आती है तो आप उस ऑनलाइन फ्रॉड के लिए गिरे नहीं, ठीक है, कि आपका जो पैसा है वो नहीं तो चला जाएगा। तो ये चीज़ों को लेकर अवेयरनेस यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बैंकर्स को बोला गया या बैंक्स को बोला गया है कि आप फैलाइए, ठीक है। तो इट इज़ क्लैरिफाइड कि कहीं पे भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर होती है आरबीआई के द्वारा पेमेंट के लिए या कुछ भी ऑपरेटर्स के थ्रू, तो उसके लिए पहले बैंक आपको कॉल करेगा या इन्फॉर्म करेगा थ्रू ऑफिशियल चैनल्स ओनली, है ना। तो उस चीज़ को यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बैंक जो है वो कॉन्टिन्यूस कंप्लायंस इशूड बाय डीपीएसएस अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, इसके रिगार्ड में जो भी अपडेट टाइम टू टाइम आएगी बैंक उसको फॉलो करेगा। एंड जो कस्टमर्स हैं अक्रॉस मोबाइल नेटवर्क्स वो अवेल कर सकते हैं सर्विस दैट मस्ट बी नेटवर्क इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि नेटवर्क से इसको कुछ लेना देना नहीं हो सकता। जैसे एसएमएस की बात आ गई है ना, एसएमएस के थ्रू भी आप जो है मोबाइल बैंकिंग को कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अगर आपको एसएमएस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या लेनी है, उसके लिए भी आपको नेटवर्क इंडिपेंडेंट सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा। एंड रिस्क बेस्ड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस मैकेनिज्म को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो उसके जो रिस्क है उसके असेसमेंट को लेकर जो व्यक्ति है वो उसको कंडक्ट कर रहा है, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसमें प्रोमोटर ग्रुप्स, बैंक ग्रुप्स, एंटिटी, सब्सिडी, जॉइंट्स, एसोसिएशंस होती हैं, वो अब कैन नॉट बी डिस्प्लेड ऑन बैंक्स डिजिटल बैंकिंग चैनल्स एक्सेप्ट अगर स्पेसिफिकली उनको परमिट किया है आरबीआई ने फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये प्रमोशंस आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आरबीआई की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। एंड क्लियरली अब आरबीआई ने ये चीज़ बोला है कि एसएमएस और ईमेल अलर्ट जो है कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे एंड दे विल बी सेंड टू द मोबाइल नंबर और ईमेल ऑफ द कस्टमर रजिस्टर्ड विद द बैंक। देन रिजर्व बैंक इशूज 244 कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शन। सो कुछ और यहाँ पर डिटेल में चीज़ें भी बताई गई हैं, बट दिस इज फॉर द बैंक्स ओनली एंड फॉर द एंटिटीज जिसमें आती हैं कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब एनबीएफसीज भी इसमें इंक्लूड हो रही हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। तो इसके बेसिस पे ना डिफरेंट सर्कुलर्स को जारी किया गया है एंड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंसोलिडेट करने के लिए ना नए पैरामीटर
पैरामीटर्स को डिफाइन किया गया है, यानी कि कॉन्टिन्यूस फ्लो अप्रोच को यूज किया गया है, जहां पर मेजर एलिमेंट्स मास्टर डायरेक्शंस के इशू किए गए हैं। मतलब कि एक टेबल बना लीजिए कि ये हमारे पास 4 मास्टर डायरेक्शंस है, इसके अंदर ये वाली डायरेक्शन इंक्लूड होंगी, इस पे 3 होंगी, इस पे 4 होंगी, इस पे 2 होंगी, इस पे 1 ही होगी, है ना। तो इसकी सब ग्रुपिंग यहाँ पे की गई है, यानी कि ऑर्गेनाइज किया गया है सेपरेट मास्टर डायरेक्शंस में फॉर ईच टाइप फॉर रेगुलेटेड आइडेंटिटी ऑन ईच रेगुलेटरी एरिया और फंक्शन। यानी कि रेजिडुअल रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन जो है अब उनको इंक्लूड किया गया है सेपरेट आर्टिकल के अंडर द मिसलेनियस पार्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड्स हैं उसको सेग्रीगेट किया गया है सिंगल प्लेस में अंडर द मास्टर डायरेक्शन। तो एडवाइजरी एलिमेंट्स जो है इंक्लूड किया गया है इनको मेन टेक्स्ट के अंदर, जो कि अब एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज कन्वे करेगा एडवाइजरी नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को। तो इसको सिर्फ आप एक बार रीडिंग दे दो, रीडिंग भी क्या, रीडिंग ही दे दो बस। मैंने बता दिया, वैसे इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की और ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अवेयर करने के लिए मैं ये चीज़ें बता रही थी। देन नेवी टू होल्ड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इन विशाखापट्टनम, कि ये जो फ्लीट रिव्यू है लास्ट इन द ईयर ऑफ 2001 कंडक्ट कराया गया था। अब उसके बाद अगर आप देखोगे 2025 के अंदर इसे कंडक्ट कराया जा रहा है, 2026 का एडिशन बेसिकली आप कह सकते हो इसका, तो वो कंडक्ट कराया जाएगा 2026 के अंदर। शुरुआत इसकी 2025 के अंदर ही कर दी गई है। तो इसका मेजर आइडिया क्या है एक्सरसाइज का, कि रीएनफोर्स करना थीम ऑफ यूनाइटेड थ्रू ओशंस एंड स्ट्रेंथनिंग द ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इसके अंदर INS अग्रानी कोयम्बटोर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एंड फाइनली इन द ईयर ऑफ 2001 50 ईयर्स जो है वो मार्क किए थे इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंस के। अब 75 ईयर्स के बेसिस पे आप देखोगे, सॉरी कोइंसाइड कर रहा है ये नेवी की जो आपकी 50th एनिवर्सरी के साथ, और उसके बाद 75th एनिवर्सरी के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है। तो इंडिया हैज़ मैरीटाइम डोमेन और वो सेंट्रल है टू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि अब स्ट्रेटेजिकली देखो तो इंडिया की जो सर्दर्न पोर्शन है इट इज़ अ पेनिनसुला, एंड इंडिया के लिए अगर आप देखोगे नेवी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो कि अब इंडिया की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा कह सकते हो आपके हेल्प करती है, उसमें डोमिनेट करती है। तो उसी के बेसिस पे जो रीजनल मैरीटाइम ऑपरेशंस के थ्रू, कोऑपरेशन के थ्रू मल्टीपल जो चीज़ों को कंडक्ट कराया जाना है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो कैलिब्रेटेड मैरीटाइम एंगेजमेंट ये होगी। 20 बायलेटरल एक्सरसाइजेस का ऑलरेडी हमारी जो नेवी है वो पार्ट है, अब एक बार इसको पढ़ लेना। देन WHO कॉल्स ऑन कंट्रीज टू मेक फर्टिलिटी केयर सेफर एंड अफोर्डेबल। उन्होंने बोला कि आजकल जो लाइफ टाइम है, लाइफस्टाइल है लोगों का बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, कंजम्पशन डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स की, आइटम्स की। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंसीविंग इश्यूज लोगों को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंड IVF का अगर आप देखोगे कि प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड इवन जो बच्चा अगर नहीं होता है तो वो अब दूसरे मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं। बट उन्होंने यही चीज़ बोली कि अगर दूसरे मेजर्स को अडॉप्ट भी किया जाता है तो मेजरली बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर अगर आप IVF भी कंडक्ट कराने जाते हो तो उसका एक सेशन जो है एक नॉर्मल व्यक्ति की 2 महीने की सैलरी के बराबर होता है। कि अगर आप किसी को वो सुख दे रहे हो, ठीक है, अगर वो मेडिकल असिस्टेंस किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, कि एटलीस्ट इट शुड बी चीपर, कि बच्चा अगर हो भी जाता है, क्योंकि IVF जो है 100% सक्सेसफुल अगेन नहीं होता है, बहुत सारे इसमें अगर आप कह रहे हो तो टर्म्स एंड बहुत सारी शिफ्ट्स जो है वो लगती हैं, यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि WHO यही इनकरेज कर रहा था कि अगर आप ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो एटलीस्ट इसको मोर सेफर वे में और एक मोर अफोर्डेबल वे में आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, कि इंसेमिनेशन थ्रू IVF अगर आप करते भी हो उसको थोड़ा सा आपको सस्ता करना चाहिए, एंड डिफिकल्ट और सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू कंसीव कराया जाता है बच्चे को, उसको भी और ज़्यादा आप अफोर्डेबल बनाएंगे। देन डिले इन गेटिंग सिंटैक्टिक फोम हिट्स समुद्रयान। तो समुद्रयान जो है, जो कि आइडियली 2024 के अंदर चले जाना चाहिए था, दैट इज समुद्रयान क्या है, एक ऐसी सबमरीन जो कि 6000 मीटर्स बिलो इनटू द ओशन, अब जो भी ओशन फ्लोर है वहाँ पे जाकर जो भी अब सैंपल्स इसको कलेक्ट करके लेके आने का प्लान था, बट वो डिले होता आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब सिंटैक्टिकल फॉर्म जो है वो अभी शॉर्टेज चल रही है उसकी। ठीक है, तो सिंटैक्टिकल फॉर्म जो है इनिशियली अब क्या आनी है, कहाँ से आ रही है, यूरोपियन नेशंस में से कहीं से आनी थी, बट वो अभी तक इंडिया में नहीं पहुंची है, एंड इसके ऊपर जो भी टेस्टिंग का प्रोसेस है वो चलना बाकी है। इस वजह से जो प्रोग्रेस है वो डिले हो चुकी थी। एंड सिंटैक्टिकल फॉर्म का फायदा यही होता है कि इनिशियल जब चेक्स किए जाते हैं, कि इनिशियली जब उसे चेक किया जाता है इस पर्टिकुलर वेसल को, जो कि नीचे तक जाएगी अब 6000 मीटर्स तक, कि किस तरीके का झटका लगता है, क्या इम्पैक्ट आ सकता है वेसल के ऊपर, एंड वो फॉर्म जो है एग्जिस्ट करती है वो उसे बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, या किस तरीके से जो अब बयानसी है, मतलब कितना ज़्यादा वेट है, वो इम्पैक्ट कितना ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर में देर आर चांसेस कि अब समुद्र जो आपका हमारा समुद्रयान है वो नीचे तक पहुँच सकता है, या इसे लॉन्च किया जाएगा।
देन इंडिया सील्स डील विद यूएस ऑन सपोर्ट फॉर सीहॉक। सीहॉक्स क्या है? हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो 24 सीहॉक हेलीकॉप्टर्स के लिए इंडिया और यूएसए ने साइन किया है। एंड इसको थोड़ा सा हिस्टोरिक भी माना जा रहा है कि अभी टैरिफ्स के बीच में ये जो डील है ये साइन होना बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है। खुशी होनी चाहिए थी बट खुशी कम, यहाँ पर दुख ज़्यादा लगता है, ठीक है। बट चलो जो भी है कि कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जिसमें अब प्रोविजनिंग ऑफ स्पेयर्स, एक्सपोर्ट्स, सपोर्ट इक्विपमेंट, प्रोडक्ट सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, रिपेयर एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स जो है इंक्लूडेड है। देन पीएम टेक्स एम एट पाकिस्तान, डिक्लेयर्स इंडिया नोज हाउ टू डिफेंड इटसेल्फ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया नोज हाउ टू मेंटेन पीस एंड प्रोएक्टिवनेस एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो उन्होंने बोला कि अब लक्ष्य कंठ गीता प्रयाण, ठीक है, ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बोली कि ये नया इंडिया है, दैट इज इट इज़ न्यू इंडिया। के पहले जो सरकारें हुआ करती थी वो चाहे आपको माफ़ कर देती थी आपकी हरकतों के लिए, बट हम अब रिटालिएटरी यहाँ पर एक्शंस जो है वो लेंगे ताकि पीस एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश की जा सके। साइमल्टेनियसली उन्होंने यही बोला कि जो वासुदेव कुटुंबकम का आइडिया हम उसमें भी बिलीव करते हैं, बट गीता के सर्टन कोर्ट्स यही बोलते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी चाहिए तो अगर आपको उससे पहले युद्ध करना पड़े तो आपको करना ही पड़ सकता है। तो यू नीड टू डू दैट, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि मिशन जो सुदर्शन चक्र है उसके अकॉर्डिंगली एक प्रोटेक्टिव वॉल, गीता को ही कोट कर रहे हैं कि सुदर्शन चक्र जो विष्णु जी के पास होता है कि अब क्या है, एक तरह से प्रोटेक्टिव वॉल है वो सुदर्शन चक्र। अब उसके अंदर कोई एंटर कर जाता है, ठीक है, सुदर्शन चक्र का आइडिया यही था ना कि उसके अंदर कोई एंटर कर जाता है तो वो बाहर निकल नहीं सकता। तो उन्होंने यही बोला कि पहली बात तो उसमें एंटर करना बहुत मुश्किल है, अगर एनिमी नेशन आ भी जाता है तो एंटर कर जाएगा, बट एटलीस्ट अगर वो वापस तो जान नहीं जा पाएगा, वो मरने के बाद ही वापस जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई थी। देन नेक्स्ट, इंडिया रशिया डिफेंस मिनिस्टर्स टू मीट S500 एक्विजिशन ऑन एजेंडा। तो S500 5 यहाँ पर ऑर्डर किए गए थे इंडिया के द्वारा, ठीक है। S500 का S जो है अब इंडिया ने सुदर्शन वर्ड के लिए, अगेन फॉर सुदर्शन चक्र, क्योंकि सेफ्टी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है एंड ऑपरेशन सिंदूर में इसकी अवेलेबिलिटी होने की वजह से कितना ज़्यादा इंडिया को फायदा हुआ था, तो इसी वजह से इसको सुदर्शन चक्र मिशन के अंडर यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया था। तो अब इंडिया जो है ये भी डिमांड कर रहा है रशिया से कि अब इसका एक आप कह सकते हो स्पेयर पार्ट्स के लिए या इसकी सर्विसिंग के लिए एक सेंटर इंडिया के अंदर भी खोला जा सके, जो कि होने वाले टाइम में, मेरे को लगता है आने वाले टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो S500 की एक्विजिशन में 5 में से 3 इंडिया के पास आ चुके हैं, बाकी जो 2 पेंडिंग है वो आ जाने चाहिए थे, बट इसके ऊपर अभी डिस्कशन होना बाकी है, ठीक है, कि हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी आ जाएंगे। तो फाइनली अब 2 रिमेनिंग जो है शेड्यूल फॉर डिलीवरी है 2026-2027 के अंदर। देन इंडिया पोस्ट 6 क्वार्टर हाई जीडीपी ग्रोथ ऑफ 8.2%। 6 क्वार्टर्स के अंदर अगर आप देखोगे लास्ट, उसमें से हाईएस्ट आप देखोगे इस टाइम पे 8.2% है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेटा है ना, बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, ठीक है, एंड बिल्कुल गलत डेटा ये पॉसिबली दिया गया है, ऑपोजिशन के द्वारा भी दिया गया है, बट अगर आप जनरली भी देखो तो भी ये थोड़ा सा तो डिस्क्रिपेंसी इसके अंदर देखने को मिलती है। पहली चीज़ कि आपको कल ही मैंने न्यूज़ में चीज़ बताई थी कि जो IMF है उन्होंने यहाँ पर C ग्रेड दिया था इंडिया की सेविंग्स को और अकाउंट्स को, है ना, जीडीपी के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे, जहाँ पर मैंने आपको कल ये चीज़ बताई थी कि एक्सपेंडिचर मेथड को यहाँ पर नहीं देखा जाता, ठीक है, मल्टीपल चीज़ों को नहीं देखा जाता, सिर्फ इनकम मेथड के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसपे आप कैपिटल इनकम निकालते रहते हो, ठीक है, जो कि अभी इनकम्प्लीट आपको डेटा देता है कि आपकी इंडस्ट्री को आप इतना इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट आप वेल्थ या इनकम बेसिस पे अप्रोचेस को रख रहे हो, जो कि इनकम्प्लीट है अपने आप में ही। पहली चीज़ वो है। दूसरी चीज़ ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब आप जीडीपी में देखोगे ग्रोथ के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जितनी ज़्यादा होगी जीडीपी आपकी ऑटोमेटिकली उतनी ज़्यादा होगी, बट प्राइवेट सेक्टर की कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है या एक्चुअली में प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है वो भी तो डिपेंड करेगा, ठीक है, कि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड को अगर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर हम इनकम मेथड को ही देख रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जीडीपी निकालेंगे तो वहाँ पे आपको असलियत सामने आती हुई नजर आती है, ठीक है। बट अगर हम इनकम मेथड के बेसिस पे देखें तो सरकार पैसा खर्च रही है तो अकाउंट में सबके पैसे तो आते ही जा रहे हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो बीट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर, बीट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इस वजह से अगर आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ में तब भी नजर आती है। देन तीसरी चीज़ यहाँ पर मैंने आपको और भी बताई हुई है पहले भी कि आपका जो परसेंटेज है या जो बेस इफेक्ट है, ठीक है, अगर आपको परसेंटेज एक्स्ट्रा दिखानी है ग्रोथ की, आप क्या करोगे, बेस को काफ़ी ज़्यादा नीचे ले लोगे, ठीक है। तो हल्का सा भी अगर इंक्रीज होता है वो आपका जो नंबर है वो सिंगल डिजिट डबल डिजिट में नजर आने लग जाता है। वेराज अगर आप स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना चाहते हो तो बेस ईयर जो है थोड़ा सा ऊपर लेना शुरू करोगे, उसमें जो ग्रोथ है आपकी जनरली नेगेटिव या जो नंबर है उसका कम होना शुरू हो जाता है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे जो जीडीपी की ग्रोथ है, चलो अब सरकारी डाटा है बताया तो क्या ही है, बट मैं आपको क्रिटिकली अगर इवेल्युएट करने की बात की जाए तो मैं आपको ये पॉइंटर्स बता रही हूँ कि 8.2% से जो ग्रोथ है वो लास्ट 6 अगर आप देखोगे क्वार्टर्स के अंदर अभी देखने को मिल रही है। एंड बाकी जो चीज़ें मैंने 3-4 पॉइंटर्स
पता है वो आपका इसी का ही पार्ट था न्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है 3.5% इन Q2 ऑफ 2025 एंड 2026 देखने को मिला। स्लो डाउन हुआ है 4.1% जो कि Q2 ऑफ द लास्ट ईयर में देखा गया था। मतलब वही है ना कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो ही इतना ज़्यादा है कि जो आपकी जीडीपी में जो है हेल्प जरूर कर रहा है, बट अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करो तो वो चीज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात, ये सिंपल सी आपकी न्यूज़ थी। तो 2026-2027 के जो बैचेस है वो भी अवेलेबल है व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल्स फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर जीएस। तो कोई भी आपको डाउट होता है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल। बैच की इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हो तो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो हमारी, दैट इज www.sleepyclasses.com, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर यूपीपीसीएस का बैच जो कि लाइव हो चुका है। कोई भी अगर आपको यहाँ पर डाउट होता है बैच की करनी है, सेम टोल फ्री नंबर, सेम वेबसाइट, सेम ईमेल के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हमारी जो टीम है आपसे खुद से ही बात कर लेगी। विद रिस्पेक्ट टू दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन को यूज करना है। टेलीग्राम ग्रुप आपके पास भी अवेलेबल है, ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है नॉट ओनली फ्रॉम दीज न्यूज, कोई और भी न्यूज से अगर आपको डाउट होता है तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।